हेलो बच्चों, कल हमने कल के वीडियो में हमने टाइप ऑफ रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, है ना। कुछ क्वेश्चन हमने अपने हिसाब से लिए थे इजी, ताकि हम थ्योरी समझ सकें। और अब हम बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया था, इसी टाइप का था वो भी लगभग। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, लगभग लगभग उसी टाइप का, थोड़ा चेंज है, ठीक है। देखिए क्या है, समतल में सभी सरल रेखाओं का समुच्चय यदि एल है, ठीक है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो यही कहा था, समुच्चय एल क्या है, किसी भी समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय। ये एक समतल है, कोई भी रेखा आप खींचो वो इस समुच्चय एल में रहेगा, ठीक हो गया। तथा संबंध आर, आर क्या दे रखा है, एक्स कॉमा वाई, है ना। ये तो एलिमेंट हो गया, सच दैट इसके आगे की कंडीशन होगी जो भी दिया है। एक्स वाई बिलोंगिंग टू एल, एक्स वाई बिलोंगिंग टू एल मीन्स जो भी दो लाइन लोगे आप एल में होनी चाहिए। और एल में कौन सी लाइन है, जो इस प्लेन में। कहने का मीनिंग, आप इस प्लेन में स्थित कोई दो लाइन लीजिए, कह रहा है वो भी क्या होनी चाहिए, और लिखा है, ठीक है ना। एक्स परपेंडिकुलर टू वाई, एक्स क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू वाई। यानी कि दो लाइन जो इस प्लेन में हो और एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, इस टाइप से लेना। यानी कि अगर इसको एक्स ले रहे हो, इसको वाई, तो इन्होंने आर में रहने के लिए क्या होना चाहिए, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक हो गया। तब क्या आर एल पर तुल्यता संबंध है ना। तो फिर वही चीज स्वतुल्य सममित और संक्रामक है या नहीं, ये चीज आपको दिखानी है, ठीक हो गया। देखते हैं फिर, अगर पिछले क्वेश्चन में किसी को डाउट था तो यहाँ से क्लियर और हो जाएगा, ठीक है ना। वहां पैरेलल था, अब अभी क्या है, परपेंडिकुलर। देखिए फिर रिलेशन परपेंडिकुलर है ना, जब दोनों अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे तब इस रिलेशन आर में आएगा, ठीक हो गया। क्या आर एल पर तुल्यता संबंध है, कहना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया गया समुच्चय एल बराबर, ठीक हो गया ना। दिया लाइट जाने के कारण थोड़ा फोकस गड़बड़ा गया, कोई नहीं, अब फिर से आ गई है लाइट। देखिए फिर हम क्या लिखेंगे, दिया गया समुच्चय एल इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप, समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय, ठीक हो गया। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय, ठीक हो गया। उस प्रकार से संबंध आर इक्वल टू, नीचे से यही चीज लिख देंगे आप, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंगिंग टू एल और एक्स परपेंडिकुलर टू, ठीक हो गया। उसके बाद फर्स्ट हेडिंग आएगी क्या, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध की हम बात करेंगे। स्वतुल्य संबंध, ठीक है ना। स्वतुल्य को दिखाने के लिए अपने के ही साथ रिलेशन दिखाना होता है ना, यानी कि एक एलिमेंट आपको चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि x आपके पास a में रहता है, सॉरी a नहीं, यहाँ सेट कौन है, l है, ठीक। तो माना x बिलोंगिंग टू l, x बिलोंगिंग टू l मीन्स x क्या होगा, इसका एक मेंबर तो होगा, और l जो सेट है उसमें कौन रह रहे हैं, प्लेन में स्थित जितनी भी लाइन है। इसका मीनिंग ये x अपने आप में क्या होगा, फिर इस प्लेन में रहने वाली कोई एक लाइन होगी, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ x कॉमा एक्स बिलोंगिंग टू r हो ना, x का x के साथ तभी तो रिलेशन आएगा, x कॉमा एक्स इसमें r में आएगा, तभी तो x रिलेटेड टू x कहेंगे, यानी x x r में रहना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या दिखाना होगा फिर, x परपेंडिकुलर टू x कह सकता हूँ। x अगर x के परपेंडिकुलर होगा तभी x y r में रहेगा। लेकिन देखिए ये आपके लाइन, अगर आप कोई लाइन x ले रहे हो, ठीक है ना, क्या ये लाइन अपने आप पे परपेंडिकुलर होगी, नहीं। ये लाइन x है, अगर दूसरी जो लाइन लेते हो उसी को भी आप x ही कह रहे हो तो उसी के ऊपर आएगी, और उसके ऊपर तो पैरेलल होगी ना, जस्ट एक ऊपर है लाइन तो वो तो पैरेलल लाइन होगी, परपेंडिकुलर नहीं होगी, समझ रहे हो ना। यानी कि ये अपने साथ रिलेशन नहीं दिखा रहा है परपेंडिकुलर का, कोई लाइन अपने आप के साथ तो पैरेलल होती है ना, परपेंडिकुलर नहीं होती है, ठीक हो गया। माना x बिलोंगिंग टू l, फिर मैंने कहा यही रीजन कहा, सिंस कोई भी रेखा, यही रीजन लिख दिया मैंने, कोई भी रेखा स्वयं पर
परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये साइन समझ रहे हो ना, परपेंडिकुलर का ये एक्स परपेंडिकुलर टू वाई। परपेंडिकुलर हिंदी में क्या कहोगे इसको, लंबवत, ठीक है ना, एक्स लंब है वाई पर, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, आता होगा होपफुली। कोई भी रेखा स्वयं पर परपेंडिकुलर नहीं होती है ना, यानी कि एक्स एक्स के परपेंडिकुलर नहीं है, इंप्लाइज एक्स कॉमा एक्स पर परपेंडिकुलर नहीं है। अगर एक्स एक्स पे परपेंडिकुलर होता तो इस सेट में रह जाता, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर नहीं है तो सेट में नहीं रह पाएगा। फिर इंप्लाइज एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू आर, यानी कि मैंने एल के मेंबर के लिए ये दिखा दिया कि जो ए कोमा ए टाइप का एलिमेंट होता है ना, वो इस आर में नहीं रह रहे, मीन्स स्वयं के साथ रिलेशन नहीं दिखा पा रहे, ठीक है, इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्या लिखोगे फिर, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक हो गया। इसी प्रकार से दूसरा चेक करेंगे हम, क्या, सममित। दूसरा आ जाएगा आपके पास सममित संबंध। सममित में कितने एलिमेंट चाहिए, फिर पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ दिखाना हमने, यानी कि 2 एलिमेंट चाहिए आपको। 2 एलिमेंट एक्स वाई मान लेता हूं फिर मैं, माना एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू एल। क्या है फिर इस एक्स वाई के बारे में क्या जानते हो, एक्स और वाई इस प्लेन में स्थित कोई 2 लाइन है, क्योंकि एल क्या है आपके पास, सेट है जो कि प्लेन में रहने वाली लाइनों का है, यानी कि एक्स वाई उसके मेंबर है, इसका मीनिंग प्लेन में रहने वाली लाइन है फिर वो दोनों, ठीक हो गया। और मैं एक पेयर चूज कर लूंगा फिर अब आर से, फिर देखूंगा उलट के आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, तथा एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू आर। एक्स वाई अगर इस आर में रह रहा है, देखो एक्स वाई अगर आर में रह रहा है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए फिर उसके लिए, परपेंडिकुलर की, है ना। तो इंप्लाइज क्या हो गया, एक्स परपेंडिकुलर है वाई पर। अब देखो एक लाइन एक्स है और एक लाइन वाई, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, ये एक्स है ये वाई, एक्स पर वाई परपेंडिकुलर है करो, या अब ये वाली लाइन देखो तो वाई इस पे एक्स परपेंडिकुलर है, बात तो एक ही हुई ना, ये लाइन वाई है इस पर एक्स परपेंडिकुलर है कह रहा हूं, तब भी तो बात एक ही बनेगी। चाहे तुम ये कहो कि एक्स पर वाई परपेंडिकुलर है, या उलट दो वाई पर एक्स परपेंडिकुलर है, ये भी तो कह सकता हूं मैं। तो मैं इंप्लाइज क्या कह सकता हूँ फिर, अगर एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है तो मैं इसको उलट भी सकता हूँ, वाई परपेंडिकुलर टू एक्स। अब देखो एक्स परपेंडिकुलर वाई था तो एक्स वाई आर में रहने लग गया, अब मैंने दिखाया वाई परपेंडिकुलर एक्स के तो वाई एक्स भी तो आर में रहने लगेगा ना। तो इंप्लाइज कितना आ जाएगा फिर यहाँ से, इंप्लाइज वाई कॉमा एक्स बिलोंगिंग टू आर हो जाएगा कि एक कंडीशन मैंने मान ली ना कि एक्स वाई आर में रह रहा था, तो क्या दिखाना था मुझे, वाई एक्स भी आर में रहना चाहिए, तो वाई एक्स भी आर में आ गया उसकी कंडीशन फॉलो करके, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल गया फिर, इंप्लाइज आर सममित है, आर सममित संबंध है, आर सममित संबंध है, ठीक। फिर आपने क्या चेक करना होगा, स्वतुल्य नहीं आया था ना, स्वतुल्य नहीं था, सममित हो चुका है, और अब संक्रामक संबंध, ठीक है ना। अगर आपने फिर वही ऑप्शनल अगर क्वेश्चन हो रहा होता, स्वतुल्य नहीं था मीन्स तुल्यता नहीं होगा, एक भी ना होने पर तुल्यता नहीं होता ना, वहीं पर रोक देते। अब फिलहाल ये लॉन्ग आंसर में आएगा आपके 4 या 6 नंबर में, तो आपने पूरी प्रोसेस दिखानी पड़ेगी। हमने सम्मित भी दिखा दिया, अब संक्रामक की बात है, संक्रामक संबंध। संक्रामक मीन्स फैलना, फैलने के लिए कम से कम 3 चाहिए होंगे ना एलिमेंट्स, पहले का दूसरे के साथ, फिर दूसरे ने तीसरे को डाइवर्ट किया, इसका मीनिंग पहले ने तीसरे को दे दिया, तभी तो संक्रमित होगा। कम से कम आपके पास 3 एलिमेंट चाहिए संक्रामक के लिए। मान लेता हूँ फिर मैं फिर से 3 एलिमेंट ले लेता हूँ, माना
एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू एल। क्या जानते हो एक्स वाई जेड के बारे में? ये प्लेन में स्थित कोई लाइनें होंगी। अब तक तो इतना समझ में आ रहा होगा, बार बार कह रहा हूँ कि एल में कौन से मेंबर रहने वाले हैं, इस प्लेन में रहने वाली लाइनें। मैंने कहा कि एक्स वाई जेड एल में रहने वाले मेंबर हैं, इसका मीनिंग क्या हो गया? फिर इस प्लेन में रहने वाली लाइनें हैं वो, ठीक है ना, कोई भी 3 लाइनें हैं, ठीक हो गया। अब संक्रामक दिखाने के लिए क्या करना होता है? 2 पेयर ले लूंगा आर में, दिखाऊंगा कि पहले पेयर का जो पहला मेंबर है, दूसरे पेयर का जो लास्ट वाला मेंबर है, वो आपके पास आर में आ रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। और 2 पेयर क्या भी ले लूंगा मैं, एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर एवं वाई जेड बिलोंगिंग टू आर, ठीक हो गया। अगर एक्स वाई आर में रहता है तो क्या होना चाहिए फिर उसमें? परपेंडिकुलर। एक्स वाई आर में रह रहा है, इसका मीनिंग एक्स परपेंडिकुलर है वाई के, तथा ये वाई जेड आर में रह रहा है, इसका मीनिंग वाई जेड पे परपेंडिकुलर होगा, अभी तो आर में रह पा रहा होगा, वाई परपेंडिकुलर टू जेड। अब देखिए मेरे पास एक लाइन एक्स है, एक लाइन एक्स है, इस पे परपेंडिकुलर कोई लाइन वाई होगी, ये दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। वाई पे परपेंडिकुलर एक लाइन जेड है, वाई पे ही परपेंडिकुलर एक लाइन जेड है। देखो वाई पे परपेंडिकुलर कोई लाइन क्या है? जेड है। देखो मैं अब वाई पे 2 टाइप से परपेंडिकुलर खींच सकता हूँ, एक तो इस टाइप से, है ना, एक तो इस टाइप से हो सकता है, एक ये जेड एक्सिस के अलाउंग बाहर पे, है ना, ये समझो ये चौक ने वाई के साथ 90 डिग्री बनाया ना, अभी भी बाहर को खींच सकता हूँ। लेकिन इस लाइन में दिक्कत क्या है ना, ये एल का मेंबर नहीं होगा, सेट एल का मेंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लेन में तो रह ही नहीं रहे, प्लेन के क्या जा रहा है? बाहर आ जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन एल जेड क्या है? एल का मेंबर है, और एल में कौन से मेंबर रह रहे हैं जो इस प्लेन में ही लाई करते होंगे, बाहर वाली लाइन नहीं ले सकते हो, ठीक। तो ये वाला तो आप नहीं ले सकते हो, सिर्फ कौन सी कंडीशन बच रही है फिर? ये वाली परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर ये वाली ले रहे हो तो आप देख रहे हो ना, एक्स से क्या हो जा रहा है? पैरेलल हो जा रहा है, एक्स के साथ अब जेड क्या हो जा रहा है? पैरेलल हो जा रहा है, परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है। जबकि जेड एक्स हमने क्या दिखाना होगा? एक्स वाई आर में रह रहा है, वाई जेड आर में रह रहा है, तो इसका पहला एक्स, इसका लास्ट जेड, एक्स जेड भी आर में रहता है, ऐसा दिखाना पड़ेगा। लेकिन एक्स जेड आर में कब रहता है? जब परपेंडिकुलर होता। अब यहाँ पर एक्स जेड क्या हो जा रहे हैं? दोनों देख रहे हो ना, पैरेलल हो जा रहे हैं, परपेंडिकुलर नहीं हो पा रहे, ठीक है ना। परपेंडिकुलर नहीं हो पा रहे हैं तो इस सेट में नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ, संक्रामक नहीं हुआ, ठीक हो गया। फिर नीचे से क्या लिखूंगा फिर मैं इसमें? फिर कहेंगे एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है, वाई जेड पे परपेंडिकुलर है, तो नीचे से लिखूंगा इंप्लाइज, सीधे सीधे, है ना, या तो इससे समझिए या सीधे सीधे अगर आपके दिमाग में आ जा रहा है इसे तो सीधे सीधे लिख दीजिए, नहीं तो आप फिगर ड्रॉ करके भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसे पैरेलल हो रहा है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कब हो सकता था? एक केस में जब लाइन बाहर से आती है ना, जेड के अलाउंग आती, लेकिन बाहर वाली लाइन तो एल हमारे सेट में है ही नहीं, क्यों लेंगे हम बाहर वाली सेट मेंबर्स को, ठीक है ना। सेट के ही मेंबर लेने हैं, बाहर के मेंबर नहीं लेने, ठीक है। तो इसलिए केवल यही कंडीशन थी, ये कंडीशन थी तो पैरेलल होना पड़ेगा लाइन, ठीक हो गया। अच्छा एक्स इतना हो जाएगा, वाई परपेंडिकुलर है जेड के, इंप्लाइज क्या होगी फिर? एक्स पैरेलल हो गया जेड की, एक्स पैरेलल टू जेड हो गया, मीन्स अब 2 पैरेलल लाइन आपस में परपेंडिकुलर थोड़ी होंगी, फिर एक्स जेड पर परपेंडिकुलर नहीं है, लिखोगे ना, एक्स जेड पे परपेंडिकुलर नहीं है। अगर एक्स जेड पे परपेंडिकुलर होता तो आर में रहता, परपेंडिकुलर नहीं है तो आर में रहने का कोई हक नहीं है। तो आप लिखोगे एक्स वाई सॉरी एक्स जेड डज नॉट बिलोंगिंग टू आर, एक्स जेड आर में नहीं रहेगी, ठीक है ना। हमने 2 पेयर उठाए थे आर से ना, एक्स वाई आर में रहता है, वाई जेड आर में रहता है, कंडीशन लगाई, उससे क्या आया? एक्स जेड आर में नहीं रहता है, मीन्स ट्रांजिटिव नहीं हो पाया इस केस में। तो आप लिखेंगे अतः इसलिए आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है, ठीक है ना, स्वतुल्य हुआ, सम्मित हो गया था, संक्रामक नहीं है। तो
तो आप क्या लिख दोगे, अतः आर तुल्यता संबंध नहीं है, अतः आर एल पर तुल्यता संबंध नहीं, लिख लोगे ना आंसर, आर एल पर तुल्यता संबंध नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन, दिखाइए कि संबंध आर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी समपूर्णांक है ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जेड, जेड क्या होता है, इंटीजर बताया था ना, और देखो समपूर्णांक है ना, देखो आप इंटीजर का सेट जेड तो जानते हो क्या होता है, अप टू सॉन -2 -1 0 1 2 अप टू सॉन, ये इंटीजर होते हैं ना, पूर्णांक समझते हो ना, बताया था मैंने स्टार्टिंग में, 0 + -1 + -2 या इस रूप में 0 इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव वाले, इनको पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। अब देखो समपूर्णांक कह रहा है, समपूर्णांक कौन कौन से होंगे, जो 2 से डिवाइड हो रहे होंगे, 0 समपूर्णांक है, 2 समपूर्णांक है, -2 समपूर्णांक होगा, उसके बाद जो 4 आएगा ये भी समपूर्णांक होगा, यहाँ -4 आएगा ये भी समपूर्णांक होगा, ठीक हो गया ना। सम संख्याएं तो आप जानते हो ना, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो सम संख्याएं होती हैं, 0 भी 2 से डिवाइड होता है, 2 भी डिवाइड होता है, 4 भी होता है, इस प्रकार से -4 -6 इस टाइप से, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब सीधे क्वेश्चन करते हैं, तुल्यता संबंध दिखाना है तो स्वतुल्य सममित और संक्रामक दिखाना, ठीक हो गया। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया गया समुच्चय, क्या दे रखा है अभी समुच्चय, संबंध आर, एक तुल्यता संबंध, देखो फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जेड, यानी कि ए बी, देखो इसने अभी किस समुच्चय पे दिखाना है ये नहीं कहा था ना, लेकिन देखो एलिमेंट कहाँ से दे रहा है ये, ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू जेड, यानी कि जो दिया गया समुच्चय होगा वो कौन है, फिर जेड है, यानी कि जेड क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है। तो आप नीचे से लिखोगे दिया गया समुच्चय बराबर जेड, यहाँ लिख लेना, ठीक है, दिया गया समुच्चय इक्वल टू जेड, यानी कि पूर्णांक नंबर्स, ठीक है ना, पूर्णांक संख्याएं, ठीक हो गया। अब आपके पास संबंध दे रखा है आर इक्वल टू लिख देना आप, एक जो दे रखा है ए बी सच दैट ए माइनस बी समपूर्णांक फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जेड, यानी कि इस आर में, अपने शब्दों में को तो इस आर में कोई मेंबर कब रहेगा, ए कॉमा बी टाइप का मेंबर, इस प्रकार की उनका माइनस करने पर है ना, उनको डिफरेंस, उनका जो डिफरेंस होगा वो समपूर्णांक होगा, तो इसमें आर में आ जाएगा, ठीक हो गया। आर में रहने की कंडीशन क्या है, कोई भी दो नंबर जिनका डिफरेंस इस आर में है, सॉरी क्या होगा, संपूर्णांक होगा वो आर में रहेगा, ठीक है। आर इक्वल टू लिख दिया होगा, तो अब सबसे पहले आप लिखोगे स्वतुल्य संबंध, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं, फिर अब 2 क्वेश्चन आप कर ही चुके हैं, थोड़ा हैबिट बन गई होगी आपकी, ठीक है, फटाफट लेते हैं। स्वतुल्य संबंध, ठीक है। स्वतुल्य के लिए एक मेंबर चाहिए आपको, तो आपने काम माना ए बिलोंगिंग टू, सेट कौन लेना है इस बार, जेड, इंटीजर्स का सेट, यानी कि कोई इंटीजर होगा, ठीक है। माना ए बिलोंगिंग टू जेड, अगर ए जेड में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो मुझे दिखाना होगा कि ए कॉमा ए आर में रहना चाहिए, ठीक है ना। ए कॉमा ए आर में कब रहेगा, जब ए माइनस ए क्या है, संपूर्णांक का है। देख लेता हूं मैं ए माइनस ए क्या होता है, सिंस मैंने किया ए माइनस ए, देखो किन्हीं भी दो इंटीजर्स को आप घटाओगे, कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, 2 -2 0 या आपने ले लिया -3 -3, ठीक है ना, दो इंटीजर ले लिए, इनको घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, -3 + 3 फिर से कितना आएगा 0, यानी कि किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ना, सेम इंटीजर को घटाओगे तो ऑलवेज 0 आएगा, और 0/2 करोगे तो 0 ही तो आएगा, 0 से विभाजित नहीं होता है, ऐसा तो नहीं कहेगा कोई, 0/2 भी क्या 0 पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, मीन्स सम संख्या ये भी है, संपूर्णांक है, ठीक है ना, 0 भी संपूर्णांक होता है, इक्वल टू 0 है ना, नीचे से क्या कह सकते हो, इक्वल टू संपूर्णांक, 0 क्या है संपूर्णांक है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो किन्हीं भी दो का जब डिफरेंस संपूर्णांक है तो वो आर में रहने लायक हो जा रहा है कंडीशन के हिसाब से, तो इंप्लाइज क्या होगा फिर, ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर, है ना, इंप्लाइज आर क्या हो गया, स्वतुल्य, आप अच्छे से लिख लेना, आर स्वतुल्य संबंध है, ठीक है, आर स्वतुल्य हो गया। फिर सममित दिखाएंगे हम,
दूसरा आ जाएगा सममित संबंध, है ना। सममित के लिए कितने मेंबर चाहिए हमें? 2 मेंबर। मान लूंगा ए और बी या एक्स वाई जेड, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। मैं ए बी ले लूंगा, माना ए बी बिलोंगिंग टू जेड, तो ए बी क्या मेंबर है? फिर पूर्णांक है ना। अब इनका डिफरेंस, अब मुझे एक पेयर आर से लेना पड़ेगा। मान लूंगा मैं ए बी बिलोंगिंग टू आर, आर से एक पेयर उठाया। अगर मैं कह रहा हूँ ये आर में बिलोंग कर रहा है तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्या होना चाहिए? ए माइनस बी संपूर्णांक हो रहा होगा। फिर इसका ए माइनस बी क्या हो गया? संपूर्णांक। ए माइनस बी संपूर्णांक। देखो ए और बी का डिफरेंस अगर संपूर्णांक है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ बी माइनस ए बी संपूर्णांक होगा, लिख सकता हूँ बी माइनस ए संपूर्णांक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एग्जांपल लेके समझ लो। 2 और मैंने ले लिया 4, दोनों का डिफरेंस करो। 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा? -2, संपूर्णांक है ना। अब उलट के डिफरेंस कर दो फिर, 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2, ये तो संपूर्णांक है। अदर एग्जांपल माइनस वाले अगर लेते हो, -3 और मैं -1 ले लेता हूँ, ठीक है। ये 2 पूर्णांक है ना, -3 -1 2 पूर्णांक है, उनका मैंने डिफरेंस किया, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस करेगा, -3 + 1 कितना आ जाएगा? -2, जो कि क्या है? संपूर्णांक। अब उलटने पर संपूर्णांक आना चाहिए, ठीक है ना। उलट दो, -1 था पहला, दूसरा -3, अब दोनों के बीच नेगेटिव लगाऊंगा, ठीक है ना। माइनस माइनस तो क्या बनेगा? +3 ऋण 1 क्या हो जाएगा? 2, 2 भी क्या अपने आप में संपूर्णांक है ना, तो वही पे दो। अगर किसी का डिफरेंस संपूर्णांक है, उलट देने पर भी संपूर्णांक ही रहेगा, ठीक है ना। अगर उलट देने पर भी संपूर्णांक रह रहा है तो ये तो आर में रह जाएगा। फिर बी कॉमा ए कॉमा बी आर में रह रहा था, तो बी कॉमा ए बी आर में रह जाएगा, ठीक हो गया। बी कॉमा ए बी आर में रह जाएगा, इंप्लाइज आर क्या हो गया? फिर सममित संबंध। आर आपके पास सममित संबंध है, ठीक। फिर तीसरा क्या चेक करेंगे? संक्रामक। स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, आप संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक, संक्रामक के लिए 3 मेंबर चाहिए, तो 3 मेंबर ले लीजिए आप। माना ए बी सी बिलोंगिंग टू जेड, यानी ए बी सी आपके पास कोई पूर्णांक होंगे। फिर आर से 2 पेयर भी उठाने पड़ते हैं, है ना। 2 पेयर उठा दिए मैंने, ए बी बिलोंगिंग टू आर एंड बी सी बिलोंगिंग टू आर, ठीक हो गया। अगर ए बी आर में रहता है, अगर ए बी आर में रहता है तो कंडीशन क्या है? ए माइनस बी संपूर्णांक होना चाहिए। कंडीशन लिख दी मैंने, ए माइनस बी संपूर्णांक है, संपूर्णांक है। ए माइनस बी संपूर्णांक ये हो गया। इससे बी सी बिलोंगिंग टू आर है ना, बी सी बिलोंगिंग टू आर मीन्स बी और सी आर में रह रहा है, इसका मीनिंग कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा। फिर ये कंडीशन क्या है? इनका डिफरेंस बी माइनस सी वो क्या होगा? संपूर्णांक, एंड बी माइनस सी संपूर्णांक है, बी माइनस सी क्या हो जाएगा? संपूर्णांक है, ठीक है ना। अब देखिए बी माइनस सी संपूर्णांक हो गया ना, मिटा दो इसको, अब जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन की, ठीक है ना। अब देखिए फिर ए माइनस बी संपूर्णांक है ना, किसी भी संपूर्णांक को ना 2 से डिवाइड होता है, वही तो संपूर्णांक कहलाता है। यानी कि मैं 2 इंटू समथिंग टाइप का लिख सकता हूँ। फिर मेंबर कोई संपूर्णांक है, मान लीजिए 2 संपूर्णांक है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 1। और कोई संपूर्णांक बोलिए 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2। कोई संपूर्णांक 6, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू समथिंग, यानी कि, है ना। केवल आप इस पे फोकस करो, ये इस पे, ठीक है ना। 2 इंटू, आगे पर फोकस ही मत करो, 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग टाइप का लिख पा रहा हूँ। कोई भी संपूर्णांक ले लीजिए, आर ले लीजिए, 2 इंटू समथिंग लिख पा रहा हूँ, ठीक है ना।
10 ले लीजिए, या चलो -10 पॉजिटिव वाले ले लिए, नेगेटिव में ले लूँगा मैं, है ना। तो मैं इसको 2 इंटू -5 लिख दूंगा। केवल आपने फोकस करना है 2 इंटू समथिंग लिख पा। तो कोई भी समपूर्णांक है ना, मैं उसको 2 इंटू समथिंग टाइप का लिख सकता हूँ। समथिंग कुछ भी हो सकता है, मैं फिलहाल MN से डिनोट कर देता हूँ समथिंग को, ठीक है। तो अगर a माइनस बी समपूर्णांक है तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग लिख दिया मैंने, ठीक है ना। समपूर्णांक है तो 2 इंटू समथिंग के रूप में लिख पाऊंगा, एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। तो a माइनस बी को 2m लिख दिया मैंने। एंड देखिए b माइनस सी भी तो समपूर्णांक है ना, तो इसको भी मैं b माइनस सी को 2 इंटू समथिंग लिख सकता हूँ। अब m यहाँ लिख चुका था तो यहाँ कोई और नंबर लिख देता हूँ n, ठीक है ना। 2 इंटू समथिंग के रूप में लिख दूंगा मैं इसको, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब देखिए इम्प्लाइज, अच्छा अब देखो यहाँ से, अब मुझे रिलेशन किन के बीच में दिखाना होगा, जैसे ए बी आर में था, बी सी आर में था ना, तो मुझे इसका पहला ए, इसका लास्ट सी, ए सी आर में ऐसा दिखाना होगा ना, यानी बी का कोई मतलब ही नहीं है ना यहाँ। दिक्कत किसके कारण है, बी के कारण। बी को मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, बी को मैं हटा देता हूँ, तब ए और सी में रिलेशन आएगा। देखूंगा कि ए माइनस सी भी 2 इंटू समथिंग टाइप का आ रहा है। अगर ए इंटू सी 2 इंटू ए माइनस सी 2 इंटू समथिंग का आ रहा होगा तो मैं क्या कहूँगा फिर, ए माइनस सी संपूर्णांक है। ए माइनस सी संपूर्णांक है तो ए सी कहाँ आ जाएगा, आर में बिलोंग करने लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर हटाने का तरीका क्या होगा, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से भी बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, दोनों को इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। देखिए कितना जाएगा फिर, ये देखो बी नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव, ये इधर आएगा तो नेगेटिव, ये इधर आया नेगेटिव, बी उधर गया पॉजिटिव, है ना। बी इक्वल टू कितना आ गया फिर, ए माइनस 2 एंड यहाँ से फिर से बी की वैल्यू, ये सी सीधे जाएगा तो प्लस के साथ कितना आ जाएगा, सी उधर चल देगा प्लस के साथ प्लस 2m, ठीक है ना। कैलकुलेशन में अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, और डिटेल में समझाएंगे। अच्छा ये बी है आपके पास, ये भी बी है ना, बी की वैल्यू इतनी है, यहाँ भी बी की वैल्यू इतनी है। इसका मीनिंग ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये भी बी के इक्वल हो रहा है, ये भी बी के इक्वल, इसका मीनिंग ये दोनों क्या है, इक्वल। तो इम्प्लाइज आप क्या लिख सकते हो, a माइनस 2m सी प्लस 2m, ठीक हो गया। मुझे क्या दिखाना है, a माइनस सी 2 इंटू समथिंग टाइप का हो, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज कितना आ जाएगा, a माइनस सी, इधर लिया सी, ये 2m उधर चल देगा ना, 2m प्लस 2n हो जाएगा, दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में अगर आपके पास 2 कॉमन आएगा तो कितना जाएगा, a माइनस सी 2 कॉमन ले लिया आपने, m प्लस n हो जाएगा, ठीक हो गया। देखो a माइनस सी, दो चीज़ों का डिफरेंस ना, 2 इंटू समथिंग आ गया, ये 2m प्लस n है ना, अंदर 2 इंटू समथिंग टाइप का चाहिए था ना मुझे, मिल गया मुझे 2 इंटू समथिंग, कह सकता हूँ फिर a माइनस सी संपूर्णांक है, इम्प्लाइज a माइनस सी संपूर्णांक है। अगर a माइनस सी संपूर्णांक है तो देखिए जैसे रिलेशन दिया था ना, a माइनस बी संपूर्णांक है तो a भी r में रह रहा था, इसी प्रकार a माइनस सी संपूर्णांक है तो a सी r में रह जाएगा, a सी बिलोंगिंग टू r। तो हमने दिखाया a भी r से आ रहा था, b सी r से आ रहा था, तो a सी भी r से ही आ रहा है। पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका मीनिंग r क्या हो गया फिर आपके पास, संक्रामक संबंध, r संक्रामक संबंध है। फिर नीचे से क्या लिखोगे, क्योंकि r स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों ही है, इसलिए r z पर, जो सेट दिया था वो क्या था, z था, ठीक है ना, z यानी इंटीजर यानी कि पूर्णांक, z पर तुल्यता संबंध, पूरा क्या लिखोगे, अतः r z पर तुल्यता संबंध, आंसर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आज का, समुच्चय S, अब इस बार समुच्चय S दे रखा है, S में कौन रहेगा फिर, सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक, यानी S के जो मेंबर होंगे वो परिमेय संख्याएं होंगी। परिमेय संख्याएं आप समझते होंगे क्या होती हैं, P बाई Q के फॉर्मेट में होनी चाहिए, सच दैट जो ये नीचे वाला है ना Q, ये वाला Q, इसमें 0 नहीं होना चाहिए, और जो ये P और Q क्या होंगे, इंटीजर होंगे, PQ इंटीजर होंगे, ठीक हो गया ना।
यानी कि कुछ बाई कुछ के फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन इस कुछ ने जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला जीरो हो जाएगा तो इन्फिनिटी दे देना, 1/0 इन्फिनिटी, 2/0 इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड होता है ना, नीचे जीरो आ गया तो डिफाइंड नहीं होता है ना। इसलिए क्यू ने जीरो नहीं होना पड़ेगा और कोई भी इंटीजर हो सकती है। ठीक हो गया, ये समझते हो आप कौन सा परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक हो गया, अगर इतना समझते हो तो सीधे सीधे क्वेश्चन को करते हैं फिर। अच्छा हम क्या कहते हैं, समुच्चय को समझ चुके हैं कौन सा है करके, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब रिलेशन को समझते हैं। ये ऐसे दे रखा है, ए रिलेटेड टू बी, है ना, ए रिलेटेड टू बी। लेकिन अभी तक हम क्या देख रहे थे, ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर, दोनों एक ही बात है। ए रिलेटेड टू बी लिखे या ऑर्डर टपल ए बी बिलोंगिंग टू आर गए, इसका मीनिंग सेम है। यानी कि ए बी से रिलेटेड है, यहाँ भी तो वही कह रहा है, ए रिलेटेड टू बी कह रहा है, यानी कि ए बी से संबंधित है। इसका मीनिंग ए बी बिलोंगिंग टू आर मीन्स ए बी से संबंधित है, मीन्स ए रिलेटेड टू बी। समझ गए ना, ये इन दोनों की मीनिंग एक ही है। मीन्स ए और बी आर में तभी रहेंगे कह रहा है। देखिए ए बी रिलेटेड होंगे इस आर से, मीन्स ए कॉमा बी आर में तभी रहेंगे यदि और केवल यदि ए बराबर बी होगा। यानी कि देखो ना, कभी यदि और केवल यदि ना, इंग्लिश में इसको में लिखता है IFF, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन क्या होती है, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। मीन्स कंडीशन कहने का मीनिंग उल्टा सुल्टा है ना। यहाँ का स्टेटमेंट अगर सही हो रहा है तो राइट साइड वाला होगा, राइट साइड वाला सही है तो लेफ्ट वाला भी हो जाएगा। इसको कहते हैं यदि और केवल यदि लिखा होता है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि आप चाहे सही डायरेक्शन में चलो, मतलब पहला स्टेटमेंट जो लेफ्ट हैंड साइड का स्टेटमेंट है तो RHS हो जाएगा, अगर RHS सही हो रहा है तो LHS हो जाएगा। इसका ये मीनिंग होता है। मीन्स अगर इसके परिप्रेक्ष्य में आप समझते हो तो ए कॉमा बी आर में रहेगा यदि ए बराबर बी है। अब उल्टा पढ़ो तो यदि ए बराबर बी है तो ए कॉमा बी आर में रहेगा। ठीक है ना, इसको लिखने का अंदाज होता है यदि और केवल यदि, है ना। अगर आपको यदि और केवल यदि स्टेटमेंट दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है, अगर ये कंडीशन सही है तो ये आंसर आएगा आपका, अगर ये कंडीशन आपको मिल रही है तो ये आंसर है। ठीक हो गया, इसी को यदि और केवल यदि से लिखा जाता है। अगर इंग्लिश में आप पढ़ रहे होते तो IFF लिखता है, इफ। एक तो सिंपल IF होता है ना यदि वाला इफ, लेकिन यहाँ ये वाली कंडीशन के लिए IFF लिखता है इफ, या पूरा लिखता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक हो गया, तो इसके सॉल्यूशन पे हम सीधी सीधी बात करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, दिया गया समुच्चय S इज इक्वल टू सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय लिख लोगे। फिर नीचे से लिखोगे संबंध R इक्वल टू, देखो इसने इस फॉर्म में दे रखा, आप जो पीछे करते आ रहे हैं उस फॉर्मेट में लिख सकते हो आप। ठीक है ना, S लिख दिया होगा आपने, R लिखोगे क्या, ऑर्डर टपल ए बी सच दैट, आगे की कंडीशन क्या है, फिर दोनों ने इक्वल होना चाहिए, A इज इक्वल टू बी। ठीक हो गया ना, यह R हो गया आपके पास। यानी कि R को अपने शब्दों में कहो तो टपल ए बी आर में रहेगा यदि पहला वाला दूसरे के इक्वल होगा, पहला वाला दूसरे के इक्वल होगा। यानी टपल में अगर दोनों इक्वल होंगे तभी आर में आ रहा होगा। ठीक है ना, सबसे पहले क्या चेक करेंगे फिर हम, सममित स्वतुल्य चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, स्वतुल्य में क्या आएगा, ये सॉल्यूशन का ही भाग है। एक मेंबर चाहिए, लिख दोगे माना ए बिलोंगिंग टू सेट क्या है आपके पास एस, ए एस में रहता मीन्स परिमेय संख्या होगा। फिर ए, अगर ए परिमेय संख्या है तो कोई भी परिमेय संख्या अपने इक्वल होगी कि, कोई भी परिमेय संख्या 2/3 ले लो, मैं कह रहा हूँ ये 2/3 के इक्वल है, बिल्कुल। -2/5 ले लिया, मैं कह रहा हूँ ये -2/5 के इक्वल है, बिल्कुल। यानी कि कोई भी परिमेय संख्या अपने इक्वल तो होगी ना, ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं होगी जो अपने आप की इक्वल ना हो, है ना। कोई भी परिमेय संख्या अपने इक्वल तो होगी ही होगी, यानी अपने साथ तो रिलेशन दिखाई रहे। ठीक है ना, माना ए बिलोंगिंग टू एस, अब फिर लिखूंगा सिंस ए बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एस, है ना। यानी कि कोई भी परिमेय संख्या, देखो एस में कौन रहता है, परिमेय संख्या रह रहे हैं,
मैं जानता हूँ कोई भी परिमित संख्या, देखो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एस में रहने वाले प्रत्येक मेंबर की, बताए ना, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एस से आप चाहे कोई भी मेंबर ले लीजिए, वो अपने इक्वल तो होगा ही, ए बराबर ए तो देगा ही। देखो ए बराबर बी था तो ऑर्डर टपल ए बी आर में रहना था, ठीक है। अब ए बराबर ए है, इसका मीनिंग ऑर्डर टपल ए आर में रहेगा कि नहीं, ऑर्डर टपल ए आर में, इसका मीनिंग क्या हो गया फिर, सतुल्य, नीचे से लिख देना आर सतुल्य संबंध, आर सतुल्य संबंध। ऐसे दूसरा सममित की हम बात करेंगे, ठीक है ना। सममित संबंध की बात करते हैं, ठीक है। सममित, सममित के लिए कितने मेंबर चाहिए, दो। मैं ले लेता हूं माना ए बी बिलोंगिंग टू आर, सॉरी एस से लूंगा ना दो मेंबर, तो आर में तो टपल वाला रहेगा, ए बी बिलोंगिंग टू एस, तथा एक टपल भी ले लेता हूं मैं, आर से एक टपल लूंगा ना, फिर उलट के दिखाऊंगा कि उसमें रह रहा है कि नहीं। तो एक टपल ले लिया मैंने ए कोमा बी बिलोंगिंग टू आर, ए बी आर में रहने की क्या शर्त है, फिर दोनों ने इक्वल होना पड़ेगा। इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी। देखो मैं इसी को उलट दे रहा हूँ, क्या बी इक्वल टू ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ए बी के इक्वल है कहो या बी ए के इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंप्लाइज क्या लिख सकता हूँ फिर मैं, चलो मिटाई देता हूँ, है ना। ए इक्वल टू बी इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ए टपल, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ बी इज इक्वल टू ए, अगर बी ए के इक्वल है इसका मीनिंग बी ए किस में रहने लगेगा, आर में, है कि नहीं। बी अगर आर में रहने लग गया, ए बी आर से लिया था तो बी ए भी आर से ही होगा, हमने दिखा दिया। इसका मीनिंग आर क्या हो गया, सममित, आर सममित है, ठीक है। फिर ऐसे ही क्या दिखाएंगे, संक्रामक, संक्रामक के लिए कितने मेंबर चाहिए होंगे, तीन। मैं कह दूंगा माना ए बी सी बिलोंगिंग टू एस, फिर आर से दो पेयर उठाऊंगा, ए बी बिलोंगिंग टू आर एंड बी सी बिलोंगिंग टू आर, ठीक हो गया। अब मुझे दिखाना क्या होगा, ए सी बिलोंगिंग टू आर है या नहीं, अगर बिलोंग टू आर है तो हो जाएगा संक्रामक, नहीं है तो संक्रामक नहीं हो पाएगा। अब देखिए ए बी बिलोंगिंग टू आर, ए बी आर में रहता तो कंडीशन क्या थी, दोनों ने इक्वल होना पड़ेगा, यानी कि ए बराबर भी होगा, एंड बी सी बिलोंगिंग टू आर, कंडीशन क्या होगी इसके लिए, दोनों ने इक्वल होना पड़ेगा, बी इक्वल टू सी। इसका मीनिंग अब देखिए ए बी के इक्वल है, सी बी के इक्वल है, क्या कह सकता हूँ, ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी हो जाएगा ना। अगर ए सी के बराबर हो गया तो मैं कह सकता हूँ फिर ए कॉमा सी बिलोंगिंग टू आर, ए सी आर में रह जाएगा, इंप्लाइज आर क्या हो जाएगा, संक्रामक, आर आपके पास संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, तो नीचे से क्या लिख दोगे, अतः आर समुच्चय क्या दिया था, एस पर ये क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध है, ठीक हो गया ना। संबंध आर समुच्चय एस पर तुल्यता संबंध है, आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो फोर्थ क्वेश्चन आज का, एस सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, एस क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याएं समझते हैं ना, जिनका स्क्वायर पॉजिटिव होता है उनको वास्तविक संख्याएं कहते हैं। फिलहाल मेन डेफिनेशन तो रियल नंबर की कुछ और ही होती है ना, जो रियल होती है। फिलहाल आप यही समझिए कि इतना समझना आपके पास काफ़ी है यहाँ, कि जिनका स्क्वायर पॉजिटिव होता है उनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए ऐसा आपके पास वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक हो गया। ए रिलेटेड टू बी मीन्स ये हो गया ना, इसी को ये तो लिख सकता हूँ मैं, आर इक्वल टू ए बी सच दैट, डंडी को भी सच दैट पढ़ते हैं या तो बिंदु को भी सच दैट पढ़ते हैं, ए बी सच दैट ए ने क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल बी पढ़ते हैं इसको, ग्रेटर और इक्वल बी, है ना। हिंदी में कहो तो ए बड़ा है बी से या ए बराबर है बी से, या शब्द जुड़ता है इसमें, ठीक है ना। ए या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, यानी इस टाइप का नंबर होगा, जैसे 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके 2 2 के बराबर है,
बिल्कुल एक कंडीशन है, जब भी या शब्द आता है तो कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो हम ओके कह देते हैं उसको, बड़ा होगा या इक्वल होगा। मैं कह रहा हूँ 2 ग्रेटर देन इक्वल 2 लिख रहा हूँ, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब तुम कहोगे 2 2 से बड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, बराबर तो है ना, क्योंकि बीच में आ रहा है या, है ना। तो आपके पास ये नंबर इससे बड़ा है, ये नंबर बड़ा है या इसके बराबर है, ठीक है ना। बड़ा तो नहीं था लेकिन बराबर था, तो तब भी एक कंडीशन तो सही हो रही थी, ओके हो जाता है। या में एक कंडीशन सही होने पर ओके, जब और शब्द आता है बीच में तब दोनों कंडीशन नहीं सही होने पर ओके होता है। यहाँ यहाँ आता है तो इसलिए एक ही कंडीशन से ओके हो जाता है, ये समझना आना चाहिए। और जैसे 3 ग्रेटर देन इक्वल 2 कह रहा हूँ मैं, 3 2 के बराबर नहीं है, 3 बड़ा है 2 से, बिल्कुल 3 2 से तो बड़ा ही होता है, एक कंडीशन सही हो जाती है। अब चूंकि शब्द यहाँ आता है तो एक कंडीशन से भी सही हो जाता है, हम इसको भी सही मानेंगे, ठीक हो गया। मैं लिख रहा हूँ 5 लेस देन इक्वल टू 4, एक दो कंडीशन चुकी है ना। पहली क्या है, 5 4 से छोटा है, होता है क्या 5 4 से छोटा नहीं। दूसरी कंडीशन देखो, 5 बराबर है 4 के, क्या 5 4 के बराबर होगा, नहीं। यानी एक भी कंडीशन सही नहीं हो रही है, ना ऊपर वाली ना नीचे वाली। इस केस में ये कंडीशन हम गलत कह देंगे, ठीक है ना। या का ये मीनिंग होता है, कभी भी ये साइन लगता है ना जब ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन और इक्वल, तो बीच में इंग्लिश वाला और आता है, हिंदी में कहें तो उसको या कहते हैं, और ना। तो या के लिए क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन अगर सही हो जाती है तो सही हो जाता है, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है पहले। जब बीच में और आता है तो दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक हो गया। देखिए फिर तुल्यता की आपने जांच करनी है ना इसमें, ठीक है। ये समझना मेन था आपके पास, और तो प्रीवियस की तरह कर देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में क्या कहोगे, दिया गया समुच्चय एस, है ना, एस दे रखा है क्या, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आप लिख लोगे एस बराबर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, लिख लोगे ना। फिर संबंध आर, अब इसने इस रूप में दे रखा है, देखो मैंने इंग्लिश में ही इफ लिख दिया ना शॉर्ट में, हिंदी में लिखते तो यदि और केवल यदि लिखते, है ना। हर एक फॉर्मेट आपको दिखने की आदत होनी चाहिए, क्या पता पेपर में शॉर्टकट में इफ लिख दे, है ना, उस केस में कहोगे यार इसका क्या मीनिंग है। तो हर एक क्वेश्चन में ना बिल्कुल शब्दों को अलग अलग करके जितने भी फॉर्म हो सकते हैं उनकी लिखते रहो, ठीक है। यदि और केवल यदि हिंदी में लिखा होगा तो यहाँ इफ, आई एफ सिंगल नहीं होगा, एफ डबल होता है इस कंडीशन, आई डबल एफ लिखा तो इसका मीनिंग ये कंडीशन है तो ये हो जाएगा, ये कंडीशन है तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। उल्टा सुल्टा दोनों सही होगा कहने का, ठीक हो गया ना। तब संबंध आर के तुल्यता की जांच करनी है, तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा, अच्छा रिलेशन आर अगर सही फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या आएगा, टपल ए बी रहेगा इसमें, सच दैट कंडीशन क्या होगी उसके साथ, ए ने ग्रेटर देन होना चाहिए बी से, ठीक है ना। अगर ए बड़ा होगा या बराबर होगा बी के तो आर में रह जाएगा, ठीक हो गया बिल्कुल। अब हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य, है ना, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य के लिए एक मेंबर चाहिए, फिर कोई भी एक मेंबर उठा लूंगा सेट से, माना ए कह सकते हो या एक्स कह सकते हो, कुछ भी नहीं, उसने ये भी ले रखा हमने भी ले रखा, ठीक है। माना ए बिलोंगिंग टू सेट एस कह रहा था ना, माना ए बिलोंगिंग टू एस मीन्स ए क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक। अब मुझे दिखाना होगा ए बिलोंगिंग टू आर है कि नहीं, ए बिलोंगिंग टू आर दिखाना होगा ना। यानी कि मैं कहूँगा सिंस ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए, कह सकता हूँ ए, देखो दो कंडीशन चुकी है, या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। एक भी कंडीशन सही हो गई तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए बड़ा है ए से, हो सकता है क्या, कोई भी वास्तविक संख्या अपने इक्वल होती है, कभी बड़ी नहीं होती है ना। कोई भी संख्या ले लीजिए 0.002 ले लीजिए, वो किसके इक्वल होगी, 0.002 की तो इक्वल होगी, और किसी रियल नंबर के इक्वल थोड़ी होगी, अपने ही इक्वल होगी, ठीक है ना। तो बड़ी तो नहीं हो सकती, यानी कि पहली वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। दूसरी कंडीशन क्या है, इक्वल की, कोई भी रियल नंबर अपने इक्वल तो होता ही है, यानी कि दोनों के बीच में या लगता है, इसलिए एक कंडीशन भी सही होने पर हम कहेंगे हाँ सेटिस्फाई हो रहा है। तो ए ग्रेटर देन इक्वल ए मीन्स बिल्कुल ओके है, ए ग्रेटर देन इक्वल ए सेटिस्फाई हो रहा है तो रह जाएगा फिर रिलेशन में। मैं क्या कहूँगा फिर, ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर रह जाएगा ना रिलेशन में। अगर ए आर में रह जा रहा है तो आर क्या हो जाएगा,
स्वतुल्य, सॉरी, हाँ स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। लिख दोगे आप आर स्वतुल्य संबंध है। ठीक हो गया। सममित की बात करते हैं। सममित संबंध है ना, सममित में दो मेंबर चाहिए, फिर लिख दूंगा मैं, माना ए बी बिलोंगिंग टू क्या एस, और आर से एक पेयर लूंगा ना, ए बी बिलोंगिंग टू आर, है ना। अब मुझे क्या दिखाना होगा, बी ए बी आर में रह रहा है, ठीक है। अगर ए बी आर में रह रहा है तो कंडीशन क्या सेटिस्फाई होगी, ए ग्रेटर देन इक्वल बी होगा, इंप्लाइज ए ग्रेटर देन इक्वल बी हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ए बी आर में रह रहा है, मुझे क्या दिखाना है, बी ए बी आर में रह रहा है, तो बी ए को बी पहले लिखना पड़ेगा, ए बाद में, है ना, साइन सेम रहेगा, बी ग्रेटर देन इक्वल ए। अगर ये कंडीशन ओके है तो बी ए आर में रहने लगेगा। पहले आप देखो तो सही, बी ए सही होगा क्या, ए ग्रेटर देन इक्वल बी है ना, बी ग्रेटर देन इक्वल ए। कोई भी रूल सेटिस्फाई कब होता है, जब हमें एक भी कंट्राडिक्शन ना मिले, यानी कि मेरे पास कोई एक भी एग्जांपल ऐसा मुझे ना मिले जिससे कि रूल ब्रेक हो रहा होगा, तब कहेंगे कि हाँ 100% सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मीनिंग ओके है। एक भी मेरे पास एग्जांपल आ गया ना जो इसको सेटिस्फाई नहीं करवाएगा, तो मैं कह दूंगा ये ओके नहीं है, ओके नहीं है, नॉट सेटिस्फाई कर, संतुष्ट नहीं कर रहा है, कह दूंगा। ठीक है, देखो फिर मैं कुछ एग्जांपल सोचूं इस टाइप का, जो ए ग्रेटर देन इक्वल बी हो। देखिए 5 ले रहा हूं मैं, एक रियल नंबर ले रहा हूं मैं, 4, दोनों रियल नंबर हैं, क्योंकि उनका स्क्वायर करूंगा 25 पॉजिटिव 16 पॉजिटिव, मीन्स रियल तो हैं दोनों। ग्रेटर देन इक्वल 4 है, बिल्कुल। 5 इक्वल है 4 के, नहीं। 5 बड़ा है 4 के, हाँ बिल्कुल। यानी ये कंडीशन तो ओके है ना, ये वाली कंडीशन तो ओके है, यानी कि जो ये वाली कंडीशन दी थी ना ओके है, बिल्कुल ओके है। अब उलटने पर भी ओके होनी चाहिए, फिर उलट देता हूं मैं, 4 इस तरफ लिख देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल 5 इस तरफ लिख देता हूँ। अब देखो तो 4, पहली कंडीशन क्या है, बड़ा होना, दूसरी कंडीशन है इक्वल होना। 4 बड़ा है 5 से, सही की गलत, गलत, 4 बड़ा थोड़ी होता है 5 से। दूसरी कंडीशन देखो, 4 बराबर है 5 से, होता है क्या 4 5 के बराबर, नहीं ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना दूसरी, या में कम से कम एक तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, एक भी नहीं हो रही है, मीन्स ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं है। देखो मैंने इसका एक एग्जांपल ले लिया, देखो 5 और 4 में ना एग्जांपल देख लिया, एक भी एग्जांपल अगर मुझे मिल गया तो मैं कहूँगा कि नहीं डियर ये तो सही नहीं होता है, ठीक है ना। एक ने भी, रूल कब बनता है मैथ्स में, जब 100% फॉलो होता है ना, 100%। जैसे आप लिखते हो ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये रूल कब बना, आप ए बी की जगह कुछ भी रख दीजिए, कभी भी कंट्राडिक्ट नहीं करेगा, है ना, कभी भी गलत आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना, चाहे कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए ए बी की जगह, ठीक है ना, तभी तो उसको हम रूल कहते हैं। 100% यहाँ सेटिस्फाई कब करता है, फिर मेरे पास कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलता ऐसा जो इसको नहीं सेटिस्फाई कर रहा था। मैंने कहा 5 और 4 दो नंबर ले लो, कुछ भी ले सकते हो, 5 4 है ना, 6 7 ले लो आप, है ना, 12 24 ले लो, 12 25 ले लो, कुछ भी ले लो नंबर, दो नंबर रियल नंबर, हमेशा ना ये कंट्राडिक्ट कर जाएगा एक दूसरे को ना, सेटिस्फाई नहीं करने पर। यानी कि ये सही कंडीशन थी तो दूसरी उलट देने पर सही कंडीशन नहीं हो रही थी, यानी कि वही तो कह रहा है, दो रियल नंबर में ये वाली कंडीशन तो सही थी, तो उलटने पर सही होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। हाँ एक कंडीशन सही भी हो सकती थी, अगर मैं 4 के बदले वापस में 5 ले लूँ ना, 4 के बदले यहाँ क्या लिखा है 5, 5 बड़ा है या इक्वल है 5 से, इक्वल तो होता ही है सही, 5 बड़ा है या इक्वल है 5 से, उलट के भी 5 5 लिखूंगा ना, तब तो ओके हो जाती है कंडीशन। अब कहोगे सर 5 और 5 लिया तब तो ओके, नहीं, ओके कब होता है, जब 100% सही होता है, यानी कोई भी एग्जाम्पल ले लो मैं, कंट्राडिक्ट ना करे तब रूल होता है, ठीक है ना। 4 5 वाला एग्जाम्पल आपने ले लिया, ठीक है ना। आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख सकते हो, ठीक है ना, 5 इस तरफ लिखिए, 5 बड़ा इक्वल है 4 से, है ना, 4 बड़ा इक्वल नहीं है, देखो कट कर सकते हो इसको, उसी को कट कर दिया तो इसका मीनिंग है नहीं है, गर्दन इक्वल नहीं है 5 की, ठीक है ना। एग्जाम्पल मुझे मिल गया, साइड में आप लिख सकते हो, फिर कभी जब भी लिखो ना, फिर जब आप काम कर रहे होंगे तो साइड में जस्ट लिख देना एग्जाम्पल, समझ में आ जाएगा क्यों हुआ, ठीक है ना। तो बी ए के बराबर नहीं है लिखूंगा, मैं कट कर दूंगा यहाँ, ठीक है, नहीं है, ऑलवेज नहीं है,
हाँ, मैं अगर दोनों सेम नंबर ले रहा हूँ तब तो हो रहा था, लेकिन 100% नहीं हो रहा है सेटिस्फाई, ठीक है ना। तो मैं नॉट लिखूंगा, फिर बी नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो क्या होगा बी ए नॉट बिलोंगिंग टू आर, बी ए आर में नहीं रह रहे, यही तो ना। ए भी आर में रह रहा था लेकिन उसका जोड़ीदार बी ए आर में नहीं रह रहा है, मीन्स सम्मित नहीं हुआ। तो नीचे से लिख दोगे आर सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है, ठीक हो गया। सतुल्य हो गया था लेकिन सम्मित नहीं हो पाया, मीन्स तुल्यता तो नहीं होगा। फिर अब एक स्टेप जो बचा है उसको कर देते हैं। एक स्टेप क्या बचा संक्रामक का, ठीक है ना, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ठीक है ना। इसके लिए 3 मेंबर लेने पड़ेंगे आपने। मान लिया ए बी सी बिलोंगिंग टू सेट एस, एस ही था ना सेट, बिल्कुल। ए बी सी बिलोंगिंग टू एस। अब 2 जोड़ी उठा लूंगा, पहली जोड़ी का पहला मेंबर, दूसरी जोड़ी का लास्ट वाला मेंबर अगर आर में रहने लग गए तो कहूँगा कि संक्रामक है, ठीक है ना। तो मैं 2 जोड़ी उठा लेता हूँ, फिर क्या क्या ए बी बिलोंगिंग टू आर एंड बी सी बिलोंगिंग टू आर, ठीक है ना, बी सी बिलोंगिंग टू आर, ठीक हो गया। अगर ए बी आर में रहता है तो कंडीशन क्या है, फिर ए ने गर्दन इक्वल होना पड़ेगा बी से, मीन्स यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, ए गर्दन इक्वल है बी की, एंड यहाँ देखिए बी कॉमा सी आर में रहता है तो कंडीशन फॉलो करो भाई तुम, ए गर्दन इक्वल बी था, यहाँ बी सी है तो बी ने गर्दन इक्वल होना पड़ेगा किससे, सी से, ठीक हो गया। देखिए फिर ए बी से बड़ा है ना या इक्वल है, बड़ा है या इक्वल है, ठीक है ना, यानी बी छोटा है, बी से भी सी इक्वल है या छोटा है, बी से भी सी इक्वल है या छोटा है, मीन्स सबसे छोटा कौन हो गया फिर तीनों में। देखो ए मतलब जो बी है ए से छोटा है, जो सी है बी से छोटा है, लेकिन बी है सी से छोटा है ना। कहने का मीनिंग आप समझ सकते हो, ए मतलब ए बड़ा है बी से ना, और बी बड़ा है सी से। दूसरे वे में समझो, जो बी था ए से छोटा है, बी सी से बड़ा है, बी ए से बड़ा, ए से छोटा है, बी सी से छोटा है। बी तो सेम सेम है ना, सेम सेम क्वांटिटी है, जो कि ए से छोटा है, बी सी से बड़ा है। इसका मतलब ए सी को कोरिलेट करो तो कौन बड़ा है ए और सी में, बी ए से छोटा है, बी सी से बड़ा है, बी सी से तो बड़ा है, इसका मीनिंग ए बड़ा होगा ना सी से, ए बड़ा होगा सी से, इंप्लाइज ए बड़ा होगा या इक्वल होगा किससे, सी से, ठीक है ना। ये तो सेटिस्फाई कर गया। फिर अगर ए ग्रेटर देन इक्वल सी तो ए कॉमा सी बिलोंग कर जाएगा आर में, ए सी बिलोंगिंग टू आर, तो क्या लिख दूंगा फिर, आर क्या हो गया संक्रामक, आर आपके पास संक्रामक संबंध, सतुल्य था सम्मित नहीं था संक्रामक है, ठीक हो गया। इसका मीनिंग एक ने धोखा दे दिया, किसने, सम्मित वाले ने, तो तुल्यता संबंध नहीं हो पाया। तो नीचे से लिखिएगा, अतः संबंध आर समुच्चय एस पर तुल्यता संबंध नहीं, ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही करते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, थोड़ा इनसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेंगे इन्हीं से रिलेटेड अगले वीडियो में, ठीक है।